गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू जीनियस सब अकेडमी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। और जो प्रीवियस लेक्चर था जिसमें हमने इंटेलिजेंस के बारे में पढ़ा, उसकी मीनिंग, डेफिनेशंस और उसके जो टाइप्स थे उनके बारे में हमने पढ़ा था इंटेलिजेंस का। तो आज हम जो है थ्योरी के ऊपर चलते हैं कि कौन कौन सी थ्योरीज हैं इंटेलिजेंस की। तो फर्स्ट जो थ्योरी आती है वो आती है हमारे पास वन फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, जिसे हम यूनिटेरिव थ्योरी और मोनार्किक थ्योरी भी कहते हैं। ठीक है, वन फैक्टर थ्योरी को हम अनदर नेम से बोलते हैं यूनिटरी थ्योरी एंड मोनार्किक थ्योरी। ये जो है ये थ्योरी किसने दी थी? फर्स्ट टाइम जो ये थ्योरी दी थी वो थी आपने वीने और जो साइमन थे उन्होंने 1911 में जो है ये थ्योरी दी थी। इसके जो प्रमोटर हैं वो हमारे पास कौन कौन है? वो है स्टर्न, टर्मन और जॉनसन, जिन्होंने आपकी जो है वन फैक्टर थ्योरी दी थी और इसको जो है इसका समर्थ किया था कि हाँ ये थ्योरी जो है आनी चाहिए। ठीक है, इसके जो है बोल सकते हैं जो प्रमोट करने वाले थे, जिन्हें हम यूनिफैक्टर थ्योरी को जो प्रमोट करने वाले थे वो थे हमारे स्टर्न, टर्मन और जॉनसन। देने वाले कौन थे? वीने थे और साइमन थे, जिन्होंने इस थ्योरी को दिया था। और इसके साथ साथ इसका जो समर्थ था वो किसने किया था? वो किया था स्टर्न, टर्मन और जॉनसन ने। इसका सेंट्रल आइडिया हमारे पास क्या आता है कि इस थ्योरी में मेन बात क्या की गई थी? ऑल इन वन फैक्टर टू रिकॉग्नाइज द प्रॉब्लम विद सॉल्यूशन। मतलब इसमें क्या कहा गया था कि कोई भी समस्या है उसको सुलझाने के लिए सिर्फ एक ही फैक्टर का यूज सभी करते हैं। इस थ्योरी में ये बात की गई थी कि किसी भी प्रकार की जो आपको समस्या है, कोई भी प्रॉब्लम है, उसके लिए जो सभी लोग हैं वो सिर्फ एक ही प्रकार की इंटेलिजेंस का जो है यूज करते हैं, इसलिए इसे वन फैक्टर थ्योरी कहा गया था। लेकिन ऐसा जो है पॉसिबल नहीं हो सकता, क्योंकि हर एक जो प्राणी है, व्यक्ति है, वो जो है प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए जो है अलग अलग जो है क्या करता है? इंटेलिजेंस का यूज करता है। सभी में सेम इंटेलिजेंस नहीं होती है, किसी में कम होती है, किसी में ज्यादा होती है। तो ये इसलिए जो है इस थ्योरी को जो है स्वीकार नहीं किया गया था, इसलिए इस थ्योरी को क्या स्वीकार नहीं किया गया था। ठीक है, इसके बाद जो हमारे पास आती है टू फैक्टर थ्योरी। इसे हम इलेक्ट्रिक थ्योरी भी कहते हैं। ये थ्योरी जो है सबसे पहले किसने दी थी? वो थे आपके स्पीयरमैन, जिसने इसे टू फैक्टर थ्योरी आपकी दी थी। और ये थ्योरी दी कब थी? 1904 में ये थ्योरी दी गई थी। अब इस थ्योरी में क्या हुआ? इस थ्योरी में जो हमारे पास टू फैक्टर्स की बात की गई है, क्योंकि इसमें लिखा ही गया है, पहले थ्योरी का नेम ही टू फैक्टर्स से स्टार्ट है, तो मतलब यहाँ पे टू फैक्टर्स की बात की गई है। और वो फैक्टर हमारे पास कौन कौन से हैं? पहला है जर्नल फैक्टर और दूसरा है हमारे पास स्पेसिफिक फैक्टर। जो जर्नल फैक्टर है इसे हम जी से डिनोट करते हैं, और जो आपका एस फैक्टर है, स्पेसिफिक फैक्टर है, इसे हम एस से डिनोट करते हैं। तो चलिए जनरल फैक्टर पे चलते हैं कि इसमें जनरल फैक्टर में हमारे पास किस प्रकार की इंटेलिजेंस की बात की गई है। ये एक यूनिवर्सल एबिलिटी है, मतलब सभी में पाई जाती है। सेम एज वर्क, जैसे नॉर्मल आप कोई भी कार्य कर रहे हैं उसी की तरह ये होता है। ठीक है, इसमें कोई भी मतलब नॉर्मल जैसे आप में कोई भी इंटेलिजेंस है। अब जैसे हम अपनी मदर को ही ले लें तो उनमें जनरल इंटेलिजेंस है, हम है हमारे में भी जनरल इंटेलिजेंस है, वो किसी भी काम को कर सकते हैं। जैसे अब टीचर्स होते हैं, ठीक है, तो उनमें जो है स्पेसिफिक एबिलिटी होती है कि वो बच्चों को पढ़ाते हैं। ठीक है, अब जेंट्स हो गए, वो वर्क करते हैं लेकिन वो घर का काम पूरा नहीं कर पाते हैं। जिस प्रकार से जो है एक लेडी जो घर को हैंडल करती है, उस तरह जो है एक आदमी जो है घर को हैंडल नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये इंटेलिजेंस किस लेडीज में ही पाई जाती है। ठीक है, तो उनके पास क्या है? जनरल इंटेलिजेंस है ये, कि वो किसी भी काम को इजीली हैंडल कर लेती है, चाहे वो उसमें जो है क्या हो, इंटेलिजेंट हो या ना हो, उन्हें थोड़ी बहुत उस चीज की जो है नॉलेज होती ही होती है, हर एक फील्ड की नॉलेज होती है। क्योंकि अगर आप मदर को बोलेंगे कि आप पढ़ाओ तो वो पढ़ा भी लेंगी, खाना बनाने के लिए बोले तो वो खाना भी बना लेंगी, ऑफिस भी चले जाएंगी, घर का काम भी करेंगी, मतलब वो एक टाइम पे बहुत सी चीजों को जो है हैंडल कर सकती हैं। लेकिन यही काम जो अगर हम पुरुष के पास दें, तो मतलब मैन के पास दें, तो वो उस चीज को हैंडल नहीं कर पाता है, एक टाइम पे वो बहुत ज्यादा चीजों को जो हैंडल नहीं कर पाते हैं। यही बात यहाँ पे जनरल फैक्टर की बात की गई है, जो हमारे पास बताता है कि जनरल एबिलिटी जो होती है हर एक प्राणी में होती है, वो जर्नल नॉर्मल जो है हर एक काम हर एक पर्सन करता है। ठीक है, इनबॉर्न एबिलिटी होती है, मतलब जन्म से ही हमारे में होती है ये। ठीक है, यूज इन एवरी एबिलिटी, हर एक एबिलिटी में इसका यूज होता है। जनरल मेंटल एबिलिटी है, मतलब जनरल नॉर्मल जो भी काम करते हैं हम, वो हमारा इसमें आ जाता है। ठीक है,
एबिलिटी और एनर्जी होती है। क्योंकि जो अब ऐसा ही थोड़ी है कि जो मैन है वो घर का काम नहीं कर सकते, वो भी कर सकते हैं, उनमें भी जनरल एबिलिटी होती है, करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं, ठीक है। नॉर्मल वो हर एक काम कर सकते हैं, लेकिन वो इतना हैंडल नहीं कर पाते हैं, पर नॉर्मली वो उस चीज़ को लेडीज़ के बराबर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास आता है जनरल फैक्टर, कि आप कोई भी काम छोटा मोटा अपनी फील्ड के साथ साथ आप दूसरा काम भी कर सकते हो, उसे हम नॉर्मल फैक्टर जनरल फैक्टर में लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है स्पेसिफिक फैक्टर। स्पेसिफिक फैक्टर में क्या बात की गई है, और स्पेसिफिक एबिलिटी इन अ पर्सन, कोई स्पेसिफिक एबिलिटी होगी किसी पर्सन में, उसमें जनरल इंटेलिजेंस तो होगी, लेकिन उसमें एक स्पेसिफिक एबिलिटी भी इसमें होगी, ठीक है। डिफरेंट अकॉर्डिंग टू वर्क, उसका काम क्या है उसके अकॉर्डिंग उसमें वो एबिलिटी होगी, ठीक है। तो जनरल फैक्टर में मैंने आपको एग्जांपल दे दिया था एक हाउसवाइफ का, ठीक है, और नॉर्मल मैन का भी दे दिया था कि हाँ वो दोनों कोई भी काम कर सकते हैं, जनरल होम का काम जो है कोई भी कर सकता है, ठीक है, जनरल काम है हमारे लिए। स्पेसिफिक एबिलिटी में क्या होता है, जिसके लिए आप प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। स्पेसिफिक एबिलिटी, अब वो एक क्रिकेटर है, ठीक है, क्रिकेटर का एग्जाम्पल हम यहाँ पे लेते हैं, उसमें जो है क्रिकेट खेलना उसकी क्या एक स्पेसिफिक एबिलिटी है, उसके साथ वो घर का काम कर रहा है या फुटबॉल खेल रहा है, वो उसकी जनरल एबिलिटी है, ठीक है। क्रिकेट खेलने के लिए वो रोज प्रैक्टिस करता है, ठीक है, ग्राउंड में जाता है, वहां पे प्रैक्टिस कर रहा है, तो वो रोज उसकी प्रैक्टिस हो रही है, अपनी स्पेसिफिक एबिलिटी को बिल्ड करने की वो कोशिश कर रहा है उसमें, तो वो उसकी एक स्पेसिफिक एबिलिटी में आएगा, ठीक है। वो क्रिकेटर है, वो उसकी स्पेसिफिक एबिलिटी है, लेकिन वो फुटबॉल भी खेलता है, वो उसकी जनरल एबिलिटी में आ जाएगा। तो आई होप आपको जो है टू फैक्टर थ्योरी समझ आ गई होगी कि जर्नल और जो स्पेसिफिक है इसकी यहाँ पे बात की गई थी। और जो जर्नल है उसमें क्या होता है कि जो नॉर्मल काम जो हर एक पर्सन कर सकता है, ठीक है, और स्पेसिफिक वो होता है जिसको करने के लिए आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, हार्ड वर्क की ज़रूरत होती है, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट पे चलते हैं। अब नेक्स्ट थ्योरी हमारे पास आती है मल्टी फैक्टर थ्योरी। मल्टी फैक्टर थ्योरी, इसका अनदर नेम है हमारे पास एनार्किक थ्योरी, ठीक है। ये थ्योरी जो है किसने दी थी, ये थ्योरी जो है एडवर्ड जो थॉर्नडाइक थे उन्होंने ये थ्योरी दी थी, कौन सी, मल्टी फैक्टर थ्योरी। और ये कौन थे, एडवर्ड थॉर्नडाइक जो है एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे, इन्होंने 1920 में जो है आपकी ये मल्टी फैक्टर थ्योरी दी थी। जो एडवर्ड थॉर्नडाइक है इनके बारे में हमने पहले भी पढ़ा है कि ये जो है क्या है, फादर ऑफ मॉडर्न एजुकेशनल साइकोलॉजी, फादर है किसके, मॉडर्न एजुकेशनल साइकोलॉजी के फादर भी इन्हें कहा जाता है, ठीक है। अब हम इनके कंपोनेंट्स की बात करें तो कंपोनेंट्स में हमारे पास इधर 4 कंपोनेंट्स यहाँ पे आते हैं। उससे पहले मैं आपको ये नीचे वाला पॉइंट बता लेती हूँ, फिर पूरा एक्सप्लेन करती हूँ कि इसमें किस चीज़ की बात की गई है। मेंटल वर्क, पीपल यूज मल्टी फैक्टर इंटेलिजेंस टू सॉल्व प्रॉब्लम, कि पीपल जो है कैसे इंटेलिजेंस का यूज करते हैं, मल्टी इंटेलिजेंस का यूज करते हैं किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पे क्या बात की हमने कि जो हमारे मल्टी फैक्टर थ्योरी किसने दी थी, एडवर्ड थॉर्नडाइक ने दी थी, और इसमें उन्होंने क्या कहा कि जो पीपल्स हैं, जो लोग हैं, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो है वो अपनी मल्टी इंटेलिजेंस का यूज करते हैं, एक ही इंटेलिजेंस का यूज नहीं करते हैं। जो हमने वन फैक्टर थ्योरी में किया कि उसने कहा था, वन फैक्टर थ्योरी में क्या कहा था कि जो हर एक जो व्यक्ति है वो सिर्फ एक ही प्रकार की इंटेलिजेंस का यूज करता है प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, जिससे जो है स्वीकारा नहीं गया था। तो यहाँ पे उसी के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे उसके जो मतलब बिल्कुल ये है अपोजिट है ये मल्टी फैक्टर थ्योरी, जिसमें कहा गया है कि जो पीपल हैं वो मल्टी इंटेलिजेंस का यूज करते हैं, मतलब एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वो कई तरीकों से सोचते हैं। जैसे हमारे पास इसका एग्जांपल हम लेते हैं, मैथमेटिक्स हम ले लें, तो हमें अगर किसी क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो हम वहाँ पे जो है कई प्रकार के जो है अपने लॉजिक्स का यूज करते हैं कि हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, लॉन्ग वे में भी कर सकते हैं, ट्रिक से भी कर सकते हैं, इजी वे में हम कई प्रकार की कैलकुलेशन करके उसका आंसर निकाल देते हैं, ठीक है। तो वही है कि वहां पे हम अपनी मल्टी इंटेलिजेंस का यूज कर रहे हैं कि हम इस चीज को कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब उसके बाद हम इसकी कंपोनेंट्स के ऊपर चलते हैं कि कंपोनेंट्स कौन है। तो यहाँ पे 4 कंपोनेंट्स इसके दिए हैं। फर्स्ट हमारे पास आता है लेवल, कि आपकी प्रॉब्लम का लेवल कैसा है, ठीक है, जो आपको प्रॉब्लम है वो कैसी है, छोटी है, बड़ी है, उसकी रेंज कितनी है, ठीक है, उसका एरिया कितना है, कहाँ तक वो फैले, कितना मतलब उसमें एरिया है, कितने स्पीड के साथ आप उस चीज को सॉल्व कर रहे हो, हाई लेवल की है, उसका रेंज हाई है,
उसका एरिया बड़ा है, तो कितनी स्पीड में आप उस चीज़ को सॉल्व कर रहे हो अपनी इंटेलिजेंस का यूज़ करके, उसी हम मल्टी फैक्टर थ्योरी कहते हैं, जिसमें हम अपनी इंटेलिजेंस का यूज़ करते हैं। और इसमें हमारे पास हमने एडवर्ड थॉर्नडाइक का जो है टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस भी किया था, जिसमें हमने जो है 3 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस पढ़ी थी। वो थी हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस, कंक्रीट इंटेलिजेंस, और लास्ट एक और इंटेलिजेंस थी हमारे पास जिसका नाम अब्स्ट्रैक्ट थी, कंक्रीट थी, और एक और इंटेलिजेंस थी जिसमें हमने बात की थी कि कैसे कैसे जो है हमें जो है किसी भी समस्या को जो है सॉल्व करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब हमारे पास थ्योरी आती है, वो आती है हमारे पास सैम्पलिंग थ्योरी, सैम्पलिंग थ्योरी, सैम्पलिंग थ्योरी इसको बोलते हैं। ठीक है, सैम्पलिंग थ्योरी में क्या कहा गया है, ये थ्योरी किसने दी थी, ये थ्योरी जो सैम्पलिंग थ्योरी आपकी ये दी थी आपके G.H. थॉमसन ने जो है फर्स्ट टाइम ये थ्योरी दी थी। सैम्पलिंग थ्योरी दैट मेंटेन्स that every test samples a certain range of elementary abilities, some with a wide range and some with a narrow range। इसमें क्या कहा गया है, सैम्पलिंग थ्योरी में कहा गया है कि हर एक टेस्ट के जो सैंपल्स हैं वो एक सर्टेन रेंज में है, कि हर एक जो एलिमेंट्री जो आपकी एबिलिटीज़ हैं वो जो है सेम नहीं होती हैं, कुछ की वाइड रेंज होती है, कुछ नैरो रेंज की होती हैं, कुछ बड़ी होती हैं, कुछ छोटी होती हैं। ठीक है, तो डिग्री ऑफ कोरिलेशन बिटवीन एनी टू टेस्ट, जो कोरिलेशन है किसके बीच में, टू टेस्ट के बीच में, वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ एबिलिटी, कि जो नंबर ऑफ यूनिट्स है एबिलिटी की दैट दे हैव इन कॉमन, कि वो कितने कॉमन है। ठीक है, इसमें सैम्पलिंग थ्योरी में भी यही बात की गई है कि पर्सन जो है कितनी एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कितनी मेंटल एबिलिटीज का जो है वो यूज करता है। ठीक है, वही बात इसमें क्या कही गई है, हर एक जो उसकी प्रॉब्लम है वो वाइड रेंज की भी हो सकती है, नॉर्मल रेंज की भी हो सकती है, तो वो उसी के अकॉर्डिंग जो है क्या करेगा, अपनी एबिलिटी यूज करेगा। जैसे इसके एग्जांपल हम ले सकते हैं, जैसे मैथमेटिक्स है तो हम वहाँ पे अपनी मैथमेटिक जो एबिलिटी है उसका यूज करते हैं। ठीक है, पढ़ाने में हम अपनी पढ़ाने वाली एबिलिटी का यूज करते हैं, भाषा में हम अपनी लिंग्विस्टिक एबिलिटी का यूज करते हैं। तो वैसे ही हमारे पास ये एबिलिटीज यूज होती हैं, मतलब कैसी हमारे पास कैसी रेंज है, क्या समस्या है हमारे पास जिसको हमने सॉल्व करना है, उसी के अकॉर्डिंग हम अपनी एबिलिटी को जो है डिसाइड करते हैं। ठीक, अब नेक्स्ट हमारे पास थ्योरी आती है ग्रुप फैक्टर थ्योरी। ग्रुप फैक्टर थ्योरी को हम ओलिगार्किक थ्योरी भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ओलिगार्किक थ्योरी भी इसे बोलते हैं। ये थ्योरी किसने दी थी, थर्स्टन ने ये जो है ग्रुप फैक्टर थ्योरी आपकी दी थी, कब दी थी, 1938 में ये थ्योरी दी थी। और जो थर्स्टन थे वो कौन थे, एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे। ठीक है, तो ग्रुप फैक्टर थ्योरी की बात की है हमने, थर्स्टन ने दी है, और थर्स्टन एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे। अब क्या बात की गई है इस थ्योरी में, इस थ्योरी में जो है जो टू फैक्टर थ्योरी है उससे जो है क्या किया गया है, क्रिटिसाइज किया गया है, उसको क्रिटिसाइज करके जो है आपकी ग्रुप फैक्टर थ्योरी दी गई है। इसमें क्या है, एक्सपेरिमेंट किया गया है, कितने बच्चों पे एक्सपेरिमेंट किया गया है इसमें, 240 स्टूडेंट्स के ऊपर। ठीक है, और टेस्ट इनके ऊपर टेस्ट हुए थे आपके 56 टेस्ट हुए थे। कहाँ पे ये जो टेस्ट हुए थे, ये टेस्ट हुए थे वो थे आपकी शिकागो यूनिवर्सिटी। शिकागो यूनिवर्सिटी में जो है आपके जो है 240 स्टूडेंट पे 56 टेस्ट हुए थे, और टाइम ड्यूरेशन थी आपकी इसकी 2 से 20 मिनट्स। ठीक है, आफ्टर टेस्ट ही गेव 7 प्राइमरी एबिलिटीज। इसमें जो है क्या किया गया, हर एक टेस्ट के बाद 7 प्राइमरी एबिलिटीज दी गई थी। तो कौन सा था हमारे पास, ग्रुप फैक्टर थ्योरी थी, कि ग्रुप में कैसे हम जो है सॉल्व करते हैं किसी प्रॉब्लम को। तो जो आपके थर्स्टन थे इन्होंने जो है अपनी जो शिकागो यूनिवर्सिटी थी वहाँ पे जो है इनके पास कितने स्टूडेंट्स थे, 240 स्टूडेंट्स थे, जिनके ऊपर इन्होंने ग्रुप में टेस्ट किया। ठीक है, 56 टेस्ट इन्होंने वहाँ पे किए थे, और उसी के बेसिस के ऊपर यहाँ पे इनके पास जो है लास्ट में रिजल्ट आया, जिसके बेस पे इन्होंने जो है 7 प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज आपके पास दी। चलिए तो इन्हें देख लेते हैं कौन सी एबिलिटी है। तो ये आती है हमारे पास एबिलिटीज, 7 एबिलिटीज हैं ये, 7 मेंटल एबिलिटीज थर्स्टन के बेसिस के ऊपर। ठीक है, फर्स्ट है हमारे पास वर्बल, कि वर्बल एबिलिटी फर्स्ट, सबसे पहले हम एबिलिटीज को देख लेते हैं, 7 कितनी है, 7। फर्स्ट वर्बल, सेकंड नॉन वर्बल, थर्ड आपके पास वर्ड्स आते हैं, फोर्थ आपके पास मेमोराइजिंग आता है, स्पेशियल आता है,
परसेप्चुअल आता है, एंड देन उसके बाद आपके पास आती है रीजनिंग। इन सभी मेंटल एबिलिटीज के बेसिस के ऊपर उन्होंने वहां पे रिजल्ट निकाला कि हाँ बच्चों ने कैसे किसी चीज को जो है सॉल्व किया। उनकी वर्बल जो उनकी लैंग्वेज थी वर्बल उन्होंने कैसे किया, नॉन वर्बल बिना बोले कैसे सॉल्व किया, वर्ड्स को कैसे उन्होंने मेमोराइज किया, कैसे पहचाना उनको, ठीक है, उनकी परसेप्शन कैसे की, रीजनिंग कैसे की, इन सभी बेस ये सब रिजल्ट उनके पास लास्ट में आया कि उन्होंने कैसे जो है उस टेस्ट से जो है उन्होंने ये 7 प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज निकाली, जिन इनके ये जो लास्ट में रिजल्ट आया था कि ये सब जो है चीजें उनमें पाई गई बच्चों में, इन सभी का यूज उन्होंने किया बच्चों ने जब उनके ऊपर वो टेस्ट किए, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आती है मल्टी इंटेलिजेंस थ्योरी। मल्टी इंटेलिजेंस थ्योरी, ये थ्योरी आपकी किसने दी थी? हॉवर्ड गार्डन थे जिन्होंने आपकी ये थ्योरी दी थी, मल्टी इंटेलिजेंस थ्योरी, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है कि इसमें जो फ्रेम्स ऑफ माइंड थी, हॉवर्ड गार्डन ने फ्रेम्स ऑफ माइंड ये बुक लिखी थी, ठीक है, जिसमें उन्होंने मल्टी इंटेलिजेंस के बारे में बताया था, ठीक है। अब इसमें बात की गई है कि ओल्ड एनसीईआरटी में जो है बताया गया था कि जो इंटेलिजेंस है वो कितनी है? 7 है, कि जो इंटेलिजेंस के जो पार्ट हैं वो कितने हैं? 7 हैं। लेकिन ओल्ड एनसीईआरटी को रिजेक्ट करके वहां पे न्यू एनसीईआरटी को क्या किया? न्यू एनसीईआरटी ने वहां पे कहा कि जो इंटेलिजेंस है उसके पार्ट कितने हैं? 8 हैं। इसके बेसिस के ऊपर बताया कि जो इंटेलिजेंस के जो उन्होंने ऐड किया, जो ओल्ड एनसीईआरटी थी उन्होंने 7 बताया, लेकिन जो न्यू एनसीईआरटी है उन्होंने उसमें एक और चीज ऐड करके इसको कहा कि इसमें जो है 8 इंटेलिजेंस जो है पाई जाती हैं, ठीक है, पार्ट है इंटेलिजेंस के। चलिए तो इन इंटेलिजेंस के पार्ट्स को देखते हैं कि कौन कौन से हैं हमारे पास। फर्स्ट आता है हमारे पास नेचुरलिस्ट, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग लिविंग थिंग्स एंड रीडिंग नेचर। नेचुरलिस्ट में हमारे पास क्या आता है? जो नेचर को इजीली अंडरस्टैंड कर लेता है, ठीक है, लिविंग थिंग्स को अंडरस्टैंड करता है, जिसकी अंडरस्टैंडिंग नेचर के साथ बहुत ही अच्छी है, उसे हम नेचुरलिस्ट बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है स्पेशियल, विजुअलाइजिंग द बर्ड्स इन 3D, जो इजीली जो है जो 3D के वर्ड्स हैं उन्हें इजीली रिकॉग्नाइज कर देता है, उसे पहचान लेता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है लिंग्विस्टिक। लिंग्विस्टिक ये हमारी लैंग्वेज से रिलेटेड है, फाइंडिंग द राइट वर्ड्स टू एक्सप्रेस व्हाट यू मीन। लिंग्विस्टिक ऐसा होता है जैसे भाषा की नॉलेज होती है कि उसे कैसे किसी चीज को जो है डिफाइन करना है, ठीक है, कैसे उसे अपनी लैंग्वेज का यूज करना है ताकि वो दूसरों को समझ आ सके, ठीक है, ये आपकी लिंग्विस्टिक आ गई। नेक्स्ट इंटेलिजेंस थी इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस, अंडरस्टैंडिंग योरसेल्फ, व्हाट यू फील एंड व्हाट यू वांट। इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस में आता है कि वो अपने आप को कितना समझ पाता है, खुद की जो क्या वो फील कर रहा है, क्या वो चाहता है, ये सब चीजें वो जान पाए, ठीक है, इसको इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस बोलते हैं, जिसमें उसे खुद की ही नॉलेज होगी। ये जो आपकी इंट्रोस्पेक्शन मेथड है ना उसकी तरह है, क्योंकि इंट्रोस्पेक्शन में भी हम सेल्फ ऑब्जर्वेशन करते हैं, लेकिन इंट्रोस्पेक्शन मेथड में क्या था, वहां पे हम ऑब्जर्व करते थे खुद को, लेकिन यहाँ पे हम अंडरस्टैंड करते हैं, खुद को फील करते हैं कि हमें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं बॉडली किनेस्थेटिक। इसमें क्या होता है? कोऑर्डिनेशन योर माइंड विद योर बॉडी। इसमें हमारे पास एथलीट्स आ जाते हैं, ठीक है, उनका जो है उनके माइंड और उनके बॉडी के साथ जो है रिलेशन जो होता है बहुत ही अच्छा होता है, अंडरस्टैंडिंग जो है बेटर अंडरस्टैंडिंग होती है उनकी, ठीक है, कि कैसे उन्होंने अपनी बॉडी और माइंड को जो है बैलेंस करना है सेम टाइम पे, ठीक है, कोऑर्डिनेट कैसे करना है, उन चीज़ों के बीच में कैसे कोऑर्डिनेशन बिठानी है उन्होंने, ठीक है, माइंड और बॉडी के बीच में। नेक्स्ट हमारे पास आता है म्यूजिकल इंटेलिजेंस। म्यूजिकल इंटेलिजेंस में हमारे पास क्या आता है? म्यूजिकल इंटेलिजेंस, 2 मिनट रुके। डिसर्निंग साउंड्स, देयर पिच, टोन, रिदम एंड टिम्बर। इसमें क्या बोला गया? म्यूजिकल इंटेलिजेंस, जिसको म्यूजिक की इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा होती है कि वो किसी भी साउंड को इजीली रिकॉग्नाइज कर लेता है, कौन सी टोन लगी है, कौन से टाइम पे कौन सा जो है हमें रिदम यूज़ करना है, कौन सी साउंड यूज़ करनी है, कौन सा सॉन्ग यूज़ करना है, ठीक है। म्यूजिकल इंटेलिजेंस जिसमें बहुत ज़्यादा पाई जाती है, जैसे आपके पास ये आ जाते हैं डीजे बोल सकते हैं हम, डीजे को जो कोऑर्डिनेट करते हैं, चलाते हैं, उनको जो है म्यूजिकल इंटेलिजेंस उनमें बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। बार वगैरह में वहाँ पे आपके जो म्यूजिक के जो भी होते हैं बैठे होते हैं, म्यूजिक चला रहे होते हैं,
तो वो कैसे कोऑर्डिनेट करते हैं उन चीज़ों को, क्योंकि उनमें जो है म्यूजिकल इंटेलिजेंस ज़्यादा होती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आती है लॉजिकल मैथमेटिकल। ये मैथमेटिकल इंटेलिजेंस जिसमें सबसे ज़्यादा होती है, क्वालिफाइंग थिंग्स, मेकिंग हाइपोथेसिस एंड प्रूविंग थिंग, ठीक है। तो इसमें क्या बोला कि मैथमेटिक्स की इंटेलिजेंस जिसमें ज़्यादा होती है, जिसमें मैथमेटिकल की इंटेलिजेंस होगी वो इजीली जो है कोई भी थ्योरम उसके पास दे दें तो वो इससे इजीली जो है क्या कर सकता है, सॉल्व कर सकता है, ठीक है। उसे इजीली जो है सॉल्व कर सकता है, उसको लॉजिक्स के साथ अपने लॉजिक्स का यूज़ करके उसको डिफाइन मेथड से उसके बना सकता है कि कैसे कैसे उसको सॉल्व करना है, ठीक है। हाइपोथेसिस कर सकता है, ठीक है। ये हमारे किस में आ जाती है, मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, जिसे जो मैथमेटिक्स में इंटेलिजेंट हो। नेक्स्ट हमारे पास आती है इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस में हमारे पास क्या है, जिसमें जो है दूसरों के साथ जो है कांटेक्ट करता है, तो दूसरों के साथ उसकी जो फीलिंग अंडरस्टैंडिंग जो होती है बेटर हो। सेंसिंग पीपल फीलिंग्स एंड मोटिव्स, कि यहाँ पे हमने इंट्रापर्सनल में देखा था कि वो खुद की जो है खुद को फील करता है, अंडरस्टैंड करता है। और जो इंटरपर्सनल है इसमें वो क्या करता है, दूसरों की फीलिंग को समझता है, किसे क्या प्रॉब्लम है, मतलब बिना उनके बोले ही दूसरों की बातों को समझ लेना, उनकी भावनाओं को समझ लेना, ये आपकी इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस में आता है। तो ये हमारे यहाँ पे 8 टाइप ऑफ इंटेलिजेंस हुई, जिसमें नेचुरलिस्ट, स्पेशियल, लिंग्विस्टिक, इंट्रापर्सनल, इंटरपर्सनल, लॉजिकल, मैथमेटिकल, म्यूजिकल और बॉडली किनेस्थेटिक हमारे पास आती हैं। तो ये हमारे आज का टॉपिक यहाँ पे जो है ख़त्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।